देखिए बच्चों, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? क्या चीज है अनएम्प्लॉयमेंट? को बताएगा आप में से? बहुत अच्छे। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, वेरी गुड। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपसे इसका तर्जुमा नहीं पूछा था। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? मतलब जब लोगों के पास उनका, आप लोग बेरोजगार हैं? हाँ जी, नहीं, आप लोग बेरोजगार हैं, क्यों? हमें भी मिल रहे हैं। नहीं, वो तो घर वालों की तरफ से बेटा भीख मिल रही है आप लोगों को। मतलब इसीलिए तो रोजगार वो बंदा कर रहा है कि वो कमाए। बेरोजगार, बिल्कुल ठीक है। बेरोजगार कहते किसको है? जो काम करना चाहता है लेकिन उसे एग्जैक्टली, जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम मिलता नहीं है। छोटा बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। आप लोग अभी बेरोजगार नहीं है क्योंकि अभी आप रोजगार की तलाश में नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते हैं ऐसा बंदा जो कि एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हो और उसको अभी तक उसको जॉब ना मिली हो, उसको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हकीकत में क्या जनाब? आ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एक्टिवली सर्च अ जॉब बट कुड नॉट अटेन इट। ठीक है। अब अगर कोई बंदा कहे कि जनाब जो बंदा जॉब नहीं करना चाहता और वो कहे मैं बेरोजगार हूं, नॉट पॉसिबल ना। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मजदूर, मजदूर की डेफिनेशन क्या है? हम जब भी मजदूर लेके आते हैं वो रिटायर्ड होने वाले मजदूर हमारे माइंड में आते हैं। मजदूर हूं भाई। मजदूर कौन है? जो बंदा फिक्स्ड सैलरी के लिए काम ना करे, जो बंदा पर आवर के बेस पे काम करे, दैट पर्सन इज कॉल्ड मजदूर। गुलाम, नौकर, मुलाजिम, मजदूर, इनमें फर्क है। गुलाम कौन है? जो सारी जिंदगी वो और आने वाली नस्लें भी किसी के अंडर रहे बगैर मुआवजे के। नौकर कौन है? जो मुआवजा ले और उसके अंडर रहे। मुलाजिम कौन है? ये वो बंदा होता है जो मुआवजा लेता है अपनी सलाहियतों का। इन तीनों में फर्क है, गुलाम, नौकर, मुलाजिम। समझ रहे बात को भाई? इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की भी कैटेगरीज हम लोग यहां पे डिफाइन कर देंगे। अब अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जनाब अनएम्प्लॉयमेंट के। इसके सबसे जो पहली टाइप अनएम्प्लॉयमेंट की वो कौन सी है जी? ये आपके पास डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिमांड डेफिसिट का मतलब क्या है जी? देखिए, जब आपके मुल्क में चीजों की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जब आपकी कम होगी तो लोग क्या होंगे? लोग जॉब से निकाले जाएंगे। अब आपके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब एग्रीगेट डिमांड के कम होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? जैसे कि पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिला, जब जैसे ही कोविड हुआ था तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। जैसे कोविड शुरू हुआ तो बहुत सारी फैक्ट्रीज जब चलना शुरू तो लोगों के पास पैसा नहीं था क्योंकि जितनी भी सेविंग थे वो खा चुके थे 4-6 महीनों में, और लोगों ने डिमांड कम कर दी। एग्रीगेट डिमांड कम हुई। एग्रीगेट डिमांड कम होने के साथ ही जनाब वर्कर्स को जॉब से निकालना शुरू कर दिया गया। कहा कि जनाब जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर आपको बुला लेंगे। इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। इसके बाद है जनाब स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास कहते हैं जनाब आपके ये इसको ज्योग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी हम लोग कह देते हैं। स्ट्रक्चरल कह लीजिए या ज्योग्राफिकल कह लीजिए, एक ही बात है। ये ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो एक स्पेसिफिक जगह के लोग, उनके पास वो स्किल्स नहीं होती और वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कि लोग अपने रोजगार की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं। एक बंदा जो गांव में है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां पे किसी किस्म का कोई कंपनी नहीं है,
तो उस एरिया के जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? बेरोजगार। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो है इसी तरह का कि वहां पे कोई बंदा काम कर नहीं सकता। तो वो आपके लिए क्या होगा? स्ट्रक्चर या फिर ज्योग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है, इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक लोगों के पास कुछ स्किल्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर मेरे गांव के जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे, अब तो खैर ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, अब बहुत सारे लोग शहरों में आके उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद अब वो जॉब शॉप कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ना तो पढ़ाई करते हैं और ना ही खेती बाड़ी करते हैं, वो बेले हैं, बेरोजगार हैं। वो उनको कहना कि काम नहीं करते, वो कहते काम है नहीं करने का, तो क्या करें? अब उनको कहते हैं कुछ काम सीख लो, वो कहते हैं हम क्यों सीखें? काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, काम मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? स्किल्स नहीं है। वो भी आपके पास क्या आएगी? स्ट्रक्चर या फिर ज्योग्राफिकल अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में आएगी। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट जी। ये रियल वेज वाला कॉन्सेप्ट अभी इन लोगों ने आपके ऊपर ने डाल दिया, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक कोई नहीं है। मैं फिर भी इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपके पास। इसका ताल्लुक वैसे इसका नाम कुछ और होना चाहिए था, खैर बता देता हूँ मैं। फिर रियल वेज आपकी बुक ने यूज किया तो आप यही वर्ड यूज करेंगे। होता कुछ यूं है कि कुछ लोग लेबर यूनियन बना के अपनी वेज रेट को हायर करवा लेते हैं आर्टिफिशियली। एम्प्लॉयर को थ्रेट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि जनाब फैक्ट्री बंद कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे, कोई लेबर काम नहीं करेगा, हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारी वेज बढ़ाई जाए। अब एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में वेज बढ़ा देगा। जब एम्प्लॉयर वेज बढ़ाएगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा होती हुई उसको नजर आएगी और प्राइस को वो मार्केट में इंक्रीज नहीं कर सकेगा। तो फिर वो अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए लोगों को निकालना शुरू कर देगा। ये क्या था? डिमांड डेफिसिट, कि एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से। और रियल वेज भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या है जी? इसमें एग्रीगेट डिमांड कम नहीं है, लेकिन इसमें वेज रेट हाई होने की वजह से एम्प्लॉयर क्या करेगा? लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देगा। ओके, दैट इज कॉल्ड रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? नहीं समझ आई? अच्छा जी, इसके बाद जनाब आपके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट रन के लिए होते हैं जी, मतलब जो 6 महीने वेले रहते हैं, 6 महीने काम करते हैं। ये नॉर्मली वो लोग होते हैं जो फार्मर्स वगैरह, या जिनका सीजन आ रहा होता है, 6 महीने जनाब बैठ के, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम वगैरह गर्मियों में जनाब तक आके ये मेहनत करते हैं और कमाई भी करते हैं अच्छी खासी। सर्दियों में वेले। होटल बिजनेस, आजकल वो वेले हैं क्योंकि वहां पे कुछ जाता नहीं है, बंद है सारा कुछ। लेकिन जून के बाद क्या होगा? रश पड़ जाएगा। पूरे 6 महीने कमाई करते हैं और 6 महीने वेले बैठते हैं। जो 6 महीने वेले होते हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंग्लिश में लिख देना 6 महीने वेले। ओके, सीजनल, कोई सीजन आता है, सीजन इन होता है तो जॉब करते हैं, मिल जाती है एम्प्लॉयमेंट। सीजन आउट होते ही दे आर अनएम्प्लॉयड। ओके, इसके बाद जनाब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको ट्रांजिशनल भी कहते हैं, इसको फ्रिक्शनल भी कहते हैं। आपकी बुक वाले ने बेटा इन वर्ड्स को यूज नहीं किया, मैं आपको वर्ड इस वजह से लिखवा रहा हूं, क्या है कि आपने इनके बारे में पूछा हुआ है। फ्रिक्शनल और ट्रांजिशनल। मैं आजकल वेला हूं, बेरोजगार हूं। मैं बेरोजगार क्यों हूं भाई? तो बताएगा आपने? सर आप बेरोजगार हो? मैं बेरोजगार हूं। जो जगह या जो जॉब आप ढूंढ रहे हो ना, जो ज़हन में। जी, एक जॉब मैंने छोड़ दी, अब दूसरी जॉब की मैं तलाश में हूं, बेहतर जॉब की तलाश में हूं। इस दौरान मैं जितने महीने, वो ज्यादा टाइम नहीं होता, वो एक 2 महीने ही होते हैं। और हमारे
सीए के अंदर 1-2 महीने नहीं होते, 1-2 घंटे। 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम जितना टाइम हम वेले रहते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करने के लिए, वो उस टाइम तक जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है दैट इज फ्रिक्शनल या फिर ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आप आते हैं लेजेंड्स। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो कहते हैं जनाब आप किसी भी लड़के को गाड़ी के साइड पे ऐसे टांग लगा के सिगरेट हाथ में उसने पकड़ा और महंगा उसने कोट पहना हो और चाबी उसके हाथ में हो गाड़ी की ऊपर पड़ी हुई है और आप उससे कहें कि भाई साहब क्या बात है, गाड़ी खड़ी आपने रखी है, अच्छे कपड़े महंगे कपड़े आपने पहने हुए हैं, तो आप काम क्या करते हैं? तो वो ऐसे कश लगाता है, धुआं छोड़ते हुए कहता है बड़ा भरा बाहर। मतलब मैं खुद कुछ नहीं करता। वो कहते हैं भाई आप क्यों नहीं कुछ करते? दिल नहीं करता, बड़ा भरा बाहर होता है, कुछ काम कर ले, बड़ा भरा बाहर सर ये वो पॉडकास्ट में हो सकता है। एक पॉडकास्ट था, उसमें भी ऐसा ही बना था, आया था, उससे भी ऐसे ही पूछा गया आप क्यों नहीं करते, बड़ा प्रॉब्लम आ है। अच्छा अच्छा भेजना पॉडकास्ट में भी आई है। तो कुछ लोग वो हैं जो काम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। है। सर एक अंदर से उनको जरूरत भी नहीं होती। किनको? जो जिनका बड़ा बड़ा बार होता है। मतलब वो बेचारा क्यों मेहनत करे, उसको मिल तो रहा है। बेचारा अच्छा मैं बता भाई साहब, वो ना एक तस्वीर मैंने देखी पोस्ट, एक बाबा और अम्मा जी जो है ना वो बैठे होते हैं, तो उसके ऊपर एक शेर बड़ा अच्छा लिखा था पंजाबी में। कहता है जी पुत्तर लै गईयां नौवां ते तियां लै गए होर, यानी कि बेटों को बहुएं ले गई और बेटियों को कोई और ले गई। पुत्तर लै गईयां नौवां ते तियां लै गए होर, माई बाबा इंज बैठे जिवें बैठे काले चोर। बहुत ये हार्ट पिंचिंग बात है कि बेटे जो है वो जनाब अपने अपनी बीवियों के साथ, बेटियां जनाब अपने अपने ससुराल में, माँ बाप को पूछने वाला कोई नहीं। तो बेटा भाई तब तक है जब तक भाभी नहीं आती। जिस दिन भाभी ने पहला कदम रखा ना, आपका अपने भाई के कमरे में इजाजत के बगैर आना बंद। वो वाला कमरा जिसमें आप बगैर इजाजत के या याशी करके जनाब जाकर लेट जाते हैं, उस कमरे में बगैर इजाजत आना बंद। तो पहले दिन यहाँ पे फर्क आ जाता है। फिर जनाब अब भाई के ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ गई भाभी की, और जिम्मेदारी सबसे भारी है वो कि जनाब भाई ने भाभी को हर लिहाज से जनाब कपड़े जूतियां, और भाई ने अपने बेशक ना परचेज की हो, कहे तू मेरा छोटा भाई तो मेरा बेटा है, तूने फिक्र नहीं करनी, तेरा सारी जिंदगी तेरा भाई है ना, फिक्र नहीं करनी। भाभी के आते ही जनाब वो जो बेटा है ना वो बेटे से भाई बनता है, फिर भाई से दुश्मन बनता है। तो डिपेंड ना करें किसी पे भाई। दो भाइयों में रिश्ता मोहब्बत तब तक कायम रहती है जब तक वो एक दूसरे के लिए बोझ नहीं बन जाते। जैसे ही वो एक दूसरे पे बोझ बनेंगे सारी मोहब्बत खत्म। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बात ही बता रहा हूं, मेरे बड़े भाई है ना, उनके जब दोस्त आते थे तो मुझे कभी नहीं मिलवाया उन्होंने। मेरे से 5 साल बड़े हैं, हमारा गैप भी ज़्यादा है। तो अगर उनके दोस्त आ गए ना जनाब, हसन इधर आओ, ये खाने का फटाफट जाओ और खाने का सामान लेके आओ, ले आए जी। हसन ने दरवाज़ा नॉक करना है ड्राइंग रूम का, जाके सामान रखना है।
हसन ने उसी सेकंड बाहर। दरवाजा अंदर से नोक होना है, हसन ने आना है बर्तन उठाने। चलो जी, ये काम होता था सिर्फ मेरा। अब मेरे भाई कहते हैं कि यार ये मिलो, ये फलां मेरा दोस्त है, ये फलां मेरा दोस्त है जी, मेरा ये भाई हसन, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। बैठ जाओ, किधर जा रहे हो, बैठ जाओ, वो ले आते हैं, बैठ जाओ तुम। ये क्यों, हाउ, कैसे? भाई साहब, जब आप दोनों भाई बराबर के लेवल पर खड़े हो जाए, एज की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े भाई का मुकाबला तो छोटा भाई कभी सारी जिंदगी नहीं कर सकता, मैं बात करूं प्रोफेशनली। जब छोटा भाई इस काबिल है कि बड़ा भाई उसको इंट्रोड्यूस करवाए अपने दोस्तों में, तो समझ लीजिएगा कि अब आपका भाइयों का प्यार इंशाल्लाह ताला बड़ा मजबूत है। मैंने अपने भाई को सिर्फ एक कॉल की थी, जिस दिन शायद आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी और केस था मेरा एफपीआर में। मैंने भाई को सिर्फ कॉल की थी। मेरा भाई पैसों के बगैर नहीं चलता, वकील है ना, उसको आप कहना भाई उधर जाना, अच्छा यार पहले पैसे लेकर फिर जाते हैं। मैंने अपने भाई को कॉल की, मैंने कहा भाई केस है एक, कोर्ट में जाना है, और कोर्ट में मैं, क्योंकि टैक्स प्रैक्टिशनर तो मैं हूँ लेकिन मैं लॉयर नहीं हूँ, तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है, हाई कोर्ट में जाना और आपने वहाँ पे पेश होना जाके। कमिश्नर के साथ मैं दो हाथ कराया हूँ और सारा कुछ डाटा मेरे पास मौजूद है, आपने जस्ट वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करना और मैं आपको पीछे से बताऊँगा। तो मेरा भाई बगैर पैसों के, बगैर कुछ कहा, उसने कहा ठीक है मैं सुबह आता हूँ। तो वो आए यहाँ पे, क्यों? उनको पता था कि जनाब मेरा छोटा भाई जो है उसको कोई छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, वो कोई बड़ा मसला है, कोई बड़ी लेवल है तो वो बात कर रहा है। तो फिर मैंने अपने भाई को 4 लाख रुपए दिए उनको सिर्फ आने के लिए। अच्छे खासे पैसे हैं भाई, सिर्फ आने के लिए उनको मैंने 4 लाख रुपए दिए। अब अगर मैं कहीं भी उनको बुलाऊंगा तो वो फौरन आ जाएंगे, उनको पता है कि यार ये केस के सिलसिले में मुझे बुलाता है। अगर मैं होता जनाब भेला, मैं कहता भाई यहाँ पे मेरा दोस्त है, उसका फड्डा थोड़ा सा जरा है भाई ने, अच्छा यार तुम वापस आओ ना, फिर इकट्ठे चले। तो इसलिए भाईजान ठीक है, उस बेचारे को काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल परेशान होगा अगर आज नहीं करेगा तो। एनीवेज, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये बेटा 3 जो है ये शॉर्ट टर्म है, ये खत्म हो सकते हैं कभी भी। ये जो है ये जरा लॉन्ग टर्म होते हैं, ये इनको खत्म होते तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, इनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए मुल्क में? तो क्या होगा? सबसे पहले आपका जीडीपी बड़ा लॉस होगा, इनकम नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, जीडीपी गिर जाएगा, पॉवर्टी इंक्रीज होगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, ठीक है, आपकी पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको कॉप अप कैसे किया जाए? इनको गैरत दिलाई जाए, ठीक है जी। इनके लिए आउट सीजन डिफरेंट कैटेगरी बनाई जाए कामों की। ये लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ये ठीक होते ही हैं तो ये फटाफट ग्रो करने की कोशिश करते हैं। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाए, लोगों को नई स्किल्स दी जाए, वेज लिमिट लगा दी जाए कि इस वेज से ज्यादा वेज रेट नहीं देगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों, तो रियल वेज का कभी भी मसला नहीं आएगा। हर अनएम्प्लॉयमेंट का अपना अपना मसला, इनको आप ठीक कर सकते हैं। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब इसी अनएम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लेशन के साथ, यानी कि ये जो रियल वेज है, वेज रेट के साथ इन्फ्लेशन के साथ जनाब लिंक किया हमारे एक भाई ने, फिलिप्स उनका नाम था, और उसी के नाम से उनको फ्लिप कर्व का नाम दे दिया गया। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म में ना, शॉर्ट रन में वेज रेट और अनएम्प्लॉयमेंट इनमें ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब है इंडायरेक्ट रिलेशन होता है। वेज रेट बढ़ाएंगे, वेज रेट यानी कि इनके रियल आपका जो वेज रेट है वो आप इंक्रीज करेंगे, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम, ठीक है। यानी कि देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड वेज रेट, कि वेज रेट आप जैसे इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, वेज रेट जैसे डिक्रीज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट
ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कहते हैं जनाब आपके पास जो आपका वेज रेट या इन्फ्लेशन रेट, अब देखिए वेज रेट हम इंक्रीज की बात क्यों करेंगे, हम इस वजह से वेज रेट इंक्रीज करवाएंगे कि आपके मुल्क में महंगाई हो रही है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन है। अब वेज इन्फ्लेशन का मतलब है वेज रेट का इंक्रीज करना ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब अगर आपके पास वेज इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, मिसाल के तौर पर फ्लिप ने ना एक डाटा लिया, थाउजेंड्स जो है ना वो 100 समझ ली के मंथ्स का डेज का उसने डाटा लिया, काफी पुरानी मतलब सारे उसने रिसर्च की। तो उसके पास ना फ्लिप कर्व के नाम पे एक कर्व इस तरह से उसके पास बनी। एक टर्म होती है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जनाब कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे 100% लोग काम करते हो। मुल्क में किसी भी मुल्क में लाजमी अनएम्प्लॉयमेंट होती है और वो उसको खत्म नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आप लोग यंग हैं माशाल्लाह, आप सब लोग जो है वो मेजर है, आप में से कोई मेरा ख्याल ऐसा बच्चा नहीं होगा। कितने बच्चे हैं जो 18 साल से कम एज के? एक ही है जी, बस ये बच्चा है छोटा। बाकी जितने भी है मतलब ज्यादातर आप 18 साल से 18 या उससे ज्यादा की एज के। एज पर लॉ जो भी बच्चा मेजर है वो काम करने की सलाहियत, काम करने के काबिल है। चाइल्ड लेबर जो है वो ममनू है पाकिस्तान में। चाइल्ड लेबर में कौन से लोग आते हैं? जो माइनर होते हैं, 18 से कम जो होते हैं। ठीक है। अब आप लोग काम करना चाहते भी हैं, आप लोगों को बंदा कहे कि यार आओ 2 लाख रुपए की ऑफर है, ये काम तुमने करना चाहते भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप काम नहीं कर रहे। और उसकी रीजन ये है कि आप कहते हैं कि यार बजाय इसके मैं छोटा मोटा काम करने के मैं अपनी स्टडी साथ करता हूँ, अगर मैं इजीली कर सकता हूँ। आपके पेरेंट्स भी ये कहते होंगे कि कोई नहीं बेटा, इजीली तुम छोटे काम के लिए नहीं पैदा हुए, तुम बड़े काम करने के लिए पैदा हुए, तो सीए करो और अच्छी जॉब करो या बिजनेस करो। अभी आप लोग क्या है जी? अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड क्यों है? आप एज में तो है, लेकिन आप नेचुरली अनएम्प्लॉयड है कि अभी आप काम करने की अभी आपको जरूरत नहीं है, थोड़े साल बाद आप खुद काम करना शुरू कर देंगे। आप कहते हैं जी हर मुल्क में नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट होती ही होती है, आप उसको कॉप अप नहीं कर सकते। ठीक है। अब जैसे जैसे आप अपना वेज रेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी। जैसे जैसे वेज रेट कम करते जाएंगे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। वेज रेट आपने ज्यादा किया, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई? कम हो गई। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी वेज रेट ज्यादा करने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी। ठीक है सर आप उल्टा बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कम होती है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, लोग निकलते ज्यादा जब आप। नहीं वेज ज्यादा हो गया। अभी मैंने आपको रियल वेज की एग्जांपल दी थी। ठीक है। मैं भी आपको कह रहा हूं वेज इन्फ्लेशन, वेज रेट की मैं बात कर रहा हूं। आप यहां पे लोग काम नहीं कर रहे, अभी कोई बंदा आता है कि जी मुझे 5 लोग चाहिए, उनको मैं महीने की 2 लाख रुपए सैलरी दूंगा, उनका काम सिर्फ वेले बैठना। आप लोगों में से कोई है जो मना कर दे? कोई भी नहीं होगा। समझ रहे बात को? कि जैसे जैसे कि वेज रेट ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई बंदा कहे कि सर आप हमारे पास आ जाए, हम आपको 10,000 रुपये पर मंथ दिया करेंगे, 9 से 5 आपने हमारे पास काम करना है। अब ये वेज रेट मेरे लिए अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर मुझे बंदा कहे कि सर आप हमारे पास आ जाए, हम आपको डेली बेस पे 10,000 रुपये दिया करेंगे, 9 से 5 आपने काम करना है, ये वेज रेट मेरे लिए क्या थोड़ा सा जरा अट्रैक्टिव है। मैं कहूँगा अच्छा ठीक है। अब वेज रेट जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लोग काम करना शुरू करेंगे। वेज रेट जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू होगी। ठीक है। तो यहां पे उसने कहा कि जनाब आपके पास हकीकत में देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन वेज रेट, वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कि जैसे जैसे आपके पास वेज रेट बढ़ेगा, यहां पे उसने कहा जी ये आपके पास वेज इन्फ्लेशन है या वेज रेट है, और ये जनाब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट है।
जैसे जैसे आपका वेज रेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसको W कह लो, इसको U कह लो। वेज रेट कम हुआ, आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ। और ये वो है जो जीरो वेज रेट पे आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये उसमें कहा ये शॉर्ट रन में होता है, फ्लिप कर्व, शॉर्ट रन फ्लिप कर्व, इसको हम लोग कहते हैं जी SRPC, शॉर्ट रन फ्लिप कर्व। ओके, चले जी आगे। अच्छा, अब ये तो बताया जनाब शॉर्ट रन में, फ्लिप बाय साहब ने बताया, और ये जनाब तहलका मचा दिया। अब आप लोगों को ये बातें बड़ी आम सी होंगी, आप कहेंगे सर ये तो आम सी बात है हर बंदे की सोच में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 सेंचुरी अगो, 100 साल पहले लोगों को इसका आइडिया नहीं था, इन लोगों ने आइडिया दिया। ठीक है, तो ये हकीकत में आप इंटेलेक्चुअल नहीं है, आप इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट ये लोग थे जो आइडियाज देते थे। ठीक है जी, तो हम कहते हैं जनाब, उन्होंने कहा कि जी वेज इन्फ्लेशन और इसके दरमियान जो है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो तो आप क्या करो, वेज रेट को इंक्रीज करना शुरू करो। ठीक है, ये शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का एक तरीकेकार है। अब एक फ्रेडमैन के नाम से, मिल्टन फ्रेडमैन उस बंदे का नाम था, न्यूजीलैंड का था वो, उसने आके जनाब कहा कि जी फ्लिप कर्व बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन ये फ्लिप कर्व सिर्फ शॉर्ट रन के लिए, लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व थोड़ी सी जरा डिफरेंट है। उसने कहा जी कैसे? उसने कहा जनाब लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व जो है वो हकीकत में होता क्या है, देखिए समझिए इस बात को। उसने कहा जी एक जो कर्व है ये शॉर्ट रन फ्लिप कर्व ये है, दोनों बना के दिखाता हूं आपके साथ। फ्रेडमैन ने आगे कहा कि जनाब आपके पास ये शॉर्ट रन फ्लिप कर्व है, दिस इज नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। शॉर्ट रन में आप वेज रेट बढ़ाते जाइए, आपका अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता। लॉन्ग रन में आप जितनी भी वेज रेट बढ़ा लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं होगी। आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होती है आपकी इन्फ्लेशन, वेज इन्फ्लेशन से। शॉर्ट रन ने क्या बताया कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंडेंट होती है किस पे, वेज रेट पे। लॉन्ग रन में उसने क्या बताया कि आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंडिपेंडेंट है, वो जितनी है वो उतनी रहेगी, बेशक आप जितना मर्जी वेज रेट बढ़ा लें। लोगों ने कहा साबित करें, फ्लिपकार्ट ने तो साबित किया इस चीज को। साबित करें इसको, उसको साबित करता हूं। उसने कहा जी लेट्स सपोज एक एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरली इतनी है एक मुल्क के अंदर, हमने कहा ओके। अब उसने कहा जनाब जैसे ही आप इसके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेंगे, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आप आएंगे, वेज रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करवाएंगे, आपके अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ऐसे ही ना, मतलब लेट्स सपोज आपके अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे आ जाएगी, आपके अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे आ जाएगी इस वेज रेट पे। अब ये वेज आपको ये वेज रेट आप लोगों को मिल रहा होगा, लोग काम कर रहे होंगे। अब एक टाइम आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ रहा होगा, अब एक टाइम आएगा कि लोगों के लिए ये वेज इस पे काम करना पॉसिबल नहीं रहेगा। आप देखिए, अगर मैं कहता हूं कि मुझे पता कहता सर आप मंथली आपको 10,000 रुपये पे करेंगे, आप हमारे पास आ जाए, अगर ये बात मुझे कि 1990 में करता तो मैं आ जाता, ये बात मुझे कि 2023 में कहेगा तो शायद मैं ना आ जाऊं। क्यों? क्योंकि 1990 में 10,000 की वर्थ बहुत ज्यादा थी। मुझे याद है 2004 के अंदर मेरे अब्बा जी की सैलरी 10,000 रुपये थी, और मुझे बड़ा फख्र हुआ था
अब्बा जी क्या थे जनाब, अकाउंट्स ऑफिसर थे, 18वें ग्रेड के ऑफिसर। सैलरी कितनी? 10,000। 2012 में जब अबू ने अर्ली रिटायरमेंट ली तो उस टाइम मेरे अब्बा जी की सैलरी 1 लाख रुपए थी। और मुझे बड़ा फख्र था अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगर मैं कहता हूँ कि किसी बंदे की सैलरी 1 लाख रुपए, तो मैं कहता हूँ अच्छा, गुजारा बड़ा मुश्किल होता होगा भाई का। रीजन कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। अब 1 लाख रुपए का मतलब है 10,000 रुपए। कम से कम आप 5 से 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका जनाब गुजारा अच्छा होता है। जब आप लोग माशाल्लाह जब सीए इंशाल्लाह करेंगे तो फिर आप लोग कहेंगे अच्छा सीए करने के बाद मैं 1 लाख रुपए कमाऊं, तो कैसी बातें कर रहे हैं। सीए करने के बाद 5 लाख बस नहीं सर, कम से कम 10-12 लाख रुपए, क्योंकि आपके टाइम तक इन्फ्लेशन मजीद बढ़ चुका होगा। तो यही बात फ्रेडमैन ने की कि एक टाइम आएगा लॉन्ग रन में, 1-2 साल तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद लोगों के खर्चे पूरे होना बंद हो जाएंगे। फिर ये लोग मजीद वेज, इसी वेज रेट पे डिमांड पैसे ज्यादा करेंगे और लोग फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू होगी। तो इसी वेज रेट पे लोग काम करना छोड़ देंगे। वो कहेंगे भाई साहब ज्यादा वेज रेट करेंगे तो मैं काम छोड़ रहा हूँ, और काम छोड़ के कहां पे आएंगे? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। इस पॉइंट पे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट यही थी ना कि लोग काम नहीं कर रहे, जॉब अपॉर्चुनिटीज है लेकिन लोग काम नहीं कर रहे, काम करना चाहते नहीं है। तो नेचुरल एम्प्लॉयमेंट आपके पास ये पॉइंट, वापस आप उसी काम से आ जाए। तो आप इस पॉइंट पे जब सेम वेज रेट पे इस पॉइंट पे आएंगे तो आपके पास एक नई फ्लिप कब आएगी? ठीक है, इस पॉइंट को मैं ए और इसको बी का नाम दे देता हूं। अब आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेज रेट मजीद बढ़ानी पड़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, फिर कुछ अर्सा गुजरेगा, लोगों के लिए ये भी पैसे पूरे होना बंद हो जाएंगे, आप दोबारा वापस नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आएंगे। ये पॉइंट सी और यहां पे पॉइंट डी की तरफ। अब पॉइंट डी पे जनाब एक नई फ्लिप कब शो हो जाएगी? और इसमें क्या जनाब, अगर सिलसिला से चलता रहेगा तो लॉन्ग रन में हकीकत में क्या होगा? लॉन्ग रन में आपके पास एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट लॉन्ग रन फ्लिप कर्व शो होगी इस तरह से। शॉर्ट रन में तो आपके पास एक फ्लिप कर्व है, लेकिन लॉन्ग रन में आपके पास एक से ज्यादा फ्लिप कर्व्स होते हैं। और हमेशा हमेशा हर वेज रेट पे देखिए, जैसे जैसे आप वेज रेट बढ़ाते जाएंगे, लॉन्ग रन में क्या होगा? आपकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगी। दिस वॉज लॉन्ग रन फ्लिप कर्व। ये क्या जी? शॉर्ट रन फ्लिप कर्व। दिस इज लॉन्ग रन फ्लिप कर्व। ओके, याद है मुस्लिम साहब? हाँ जी, ऑल क्लियर? दिस वाज चैप्टर नंबर 11।